नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गणित का ये 5वें दिन का वीडियो है और पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, महत्तम समापवर्तक। तो वीडियो को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, नोट्स भी बनाइएगा। वीडियो के आखिर में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। और जो कल के वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था वो कैसे सॉल्व होगा, उसको सॉल्व करवाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, वहां लिखा है कि आप महत्तम समापवर्तक 1-2 सेकंड में ही निकाल सकते हैं। तो ये कोई मजाक और कोई हवाई में बात नहीं हो रही है। वास्तव में आप महत्तम समापवर्तक जो सामान्य सवालें हैं 1-2 सेकंड में आप लगा लेंगे। लेकिन कोई भी सवाल 1 सेकंड या 2 सेकंड में हल करने के लिए, उस सवाल को समझने के लिए ज्यादा समय आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि सवाल आप 1 सेकंड में लगा लेंगे तो इसका मतलब 1 सेकंड में आप समझ भी जाएंगे। नहीं, 1 सेकंड में आप नहीं समझेंगे, समझने में आपको वक्त लगेगा। तो आप वक्त लगा के मेहनत करके एक बार समझिए, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप वीडियो के आखिर में आप कह देंगे कि वाकई में महत्तम समापवर्तक की सवाल हम 1-2 सेकंड में लगा लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक की सवाल अगर आप समझ गए तो बाकी के चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएंगे। डायरेक्ट महत्तम समापवर्तक से सवाल भी परीक्षाओं में आती है, हर परीक्षाओं में आती है। लेकिन अगर नहीं भी आती होती तब भी आपको इसे समझना जरूरी था, क्योंकि हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, महत्तम नाम से ही स्पष्ट है, महत्तम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा। समापवर्तक का अगर आप 2 खंडों में विभाजित करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो समान अपवर्तक बराबर समापवर्तक, यानी समान अपवर्तक हो और बड़ा से बड़ा हो। तो महत्तम समापवर्तक के पहले थोड़ा सा हम 1-2 मिनट में समझ लेते हैं कि अपवर्तक क्या होता है ना। जब अपवर्तक समझ जाएंगे तब हम महत्तम भी समझ जाएंगे। अपवर्तक क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया 20 20 का गुणनखंड होगा 2 दूनी 4 गुणित 5, 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। इसी तरह से अगर हम 15 लिख दें तो इसका गुणनखंड होगा 3 गुणित 5। अब समझिए, अपवर्तक जो शब्द है, अपवर्तक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर, अपवर्तक। यहां पे जो 2 है, जो ये 2 है और ये 5 है, ये तीनों संख्याएं 20 की अपवर्तक हैं। यहां पर 3 और 5 ये दोनों संख्याएं 15 की अपवर्तक हैं। अपवर्तक मतलब वे संख्याएं जो दी गई संख्या को विभाजित करती हो। जैसे कोई कहे कि 10 का अपवर्तक क्या होगा, तो 10 का अपवर्तक 2 भी होगा और 5 भी होगा, क्योंकि 2 से 10 विभाजित होता है, 5 से भी 10 विभाजित होता है। मतलब एक संख्या की कई संख्याएं अपवर्तक हो सकती हैं। जितने से वो विभाजित होती है उतनी संख्याएं उसकी अपवर्तक हैं। जैसे अगर आपको लिख दिया जाए, जैसे हमने लिख दिया 60, अब आपसे कहा जाए कि 60 की अपवर्तक कौन कौन संख्याएं हैं, तो देखो, एक कॉमन होता है, एक सबका अपवर्तक होता है, तो एक को आप इग्नोर कर दीजिए या सब में मिला लीजिए। एक तो सबका अपवर्तक, 15 का भी अपवर्तक एक होगा, 20 का भी एक होगा, तो एक को भूल जाइए, एक की बात शुरू करिए। ये 60 किससे विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा। तो 60 की अपवर्तक 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 10 भी है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 है और स्वयं 60 भी है। जितनी संख्याओं से ये संख्या विभाजित हो रही है उतनी संख्याएं सभी इसकी अपवर्तक हैं। यानी 60 की अपवर्तक 60 स्वयं भी है, क्योंकि 60 से 60 विभाजित होगा, 60 एकम 60। तो जिसका अपवर्तक कहा जाए वो संख्या स्वयं अपवर्तक होगी, और एक संख्या जो है 1 वो भी अपवर्तक होगी। इसके अलावा बीच वाली वे संख्याएं अपवर्तक होंगी जिनसे विभाजित हो रहा है। मुझे लगता है कि अब आप अपवर्तक समझ गए, यानी कि फैक्टर समझ गए। ठीक, अगर आप अपवर्तक आप समझ गए तो अब आप महत्तम समझ पाएंगे। लेकिन यहीं पे आपको थोड़ा सा और समझा दें कि एक शब्द और आएगा जब हम आपको लघुत्तम पढ़ाएंगे, वहीं पर एक शब्द आएगा, उसका नाम है अपवर्त्य। अपवर्त्य, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मल्टीपल, MULTIPL,
PLE मल्टीपल, इसका ये है, इसका ये है, यानी अपवर्तक और अपवर्त लघुत्तम समापवर्त्य लिखा जाता है और महत्तम के लिए महत्तम समापवर्तक लिखा जाता है। तो जब आप लघुत्तम पढ़ेंगे तब अपवर्त की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहीं पे समझ लीजिए कि अपवर्त क्या है। जैसे 60 की अपवर्तक ये संख्याएं हैं, ठीक उसी तरह से इन संख्याओं का अपवर्त्य 60 है, यानी बड़ी संख्या अपवर्त्य, छोटी संख्या अपवर्तक, लेकिन छोटी संख्या से बड़ी संख्या विभाजित होनी चाहिए तभी। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 10 और 2, ये दो संख्याएं हमने लिख दिया, 10 की अपवर्तक है 2, क्योंकि 2 से 10 विभाजित होगा, और 2 की अपवर्त्य है 10, ठीक। जैसे लिख दिया जाए 20, 4, 20 का अपवर्तक है 4 और 4 का अपवर्त्य है 20। अब अगर लिख दें 9 और 4, तो ये 4 9 की न अपवर्तक है और न ही 9 4 का अपवर्त्य है, क्योंकि 9 4 से विभाजित नहीं होगा। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे अपवर्तक और अपवर्त्य दोनों। चलिए थोड़ा सा आप बताइए, टेस्ट ले रहे हैं। हमने लिखा है 45। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 45 की निम्न में से कौन अपवर्तक नहीं है? 2, 3, 5, 15। 45 की कौन अपवर्तक नहीं है? इसका मतलब कि 45 की इनमें से 3 अपवर्तक हैं। कौन कौन? 3 से 45 कटेगा तो 3 अपवर्तक है, 5 से भी कटेगा तो 5 भी अपवर्तक है, 15 से कटेगा तो 15 भी अपवर्तक है, 2 से 45 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 2 45 का अपवर्तक नहीं है। इसी तरह से 45 किसका किसका अपवर्त्य है? तो 3 का भी अपवर्त्य है, 5 का भी अपवर्त्य है, 15 का भी अपवर्त्य है, लेकिन 2 का अपवर्त्य नहीं है। अगर इन दोनों की बात की जाए 5 और 15 की, तो 5 का अपवर्त्य 15 है, क्योंकि 5 के पहाड़े में 15 आता है, यानी 5 से 15 विभाजित होता है, तो 5 का 15 अपवर्त्य है, लेकिन 15 का अपवर्तक 5 है। 5 का अपवर्त्य 15, 15 का अपवर्तक 5। बहुत सिंपल था। ये कॉन्सेप्ट आपके जीवन भर के लिए याद हो गया होगा, इतना मैं विश्वास कर सकता हूं। अगर आप इतना समझ गए तो अब हम आपको समझाते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। पहले आप विस्तार समझेंगे क्या होता है, तब उसके बाद हम आपको 60 ट्रिक बताएंगे, आप 1 सेकेंड में वाकई में लगा लेंगे। चलिए पहली सवाल हम लिख रहे हैं, सिंपल सवाल है। 45 और 60 का मसप ज्ञात करो। ज्ञात करो, वेरी सिंपल। जब भी महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहेगा तो कम से कम 2 संख्याएं रहेंगी, कम से कम। ऐसा नहीं कहेगा कि 45 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा या 60 का क्या होगा, ये नहीं कहेगा। महत्तम समापवर्तक के लिए कम से कम 2 संख्याएं रहेंगी, अधिकतम कुछ भी हो सकती हैं, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 10 संख्या भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 संख्या या 3 संख्या आमतौर पर परीक्षा में रहेगी। तो 45 और 60 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं। गुणनखंड विधि है, भाग विधि है और एक अपवर्तक विधि है। तो चूंकि हम आपको हाई स्कूल या कक्षा 8 की मैथ तो पढ़ा नहीं रहे हैं, है इसी की, लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको हम केवल ऐसा जुगाड़ बताएंगे जिससे कि आपका काम हो जाए और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत न करना पड़े। तो चलिए हल करते हैं इसको। कैसे हल होगा? 45 और 60, ये है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। तो 2 विधियां आपको बताएंगे, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो ये पहली विधि है गुणनखंड विधि, नोट कर लीजिए, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में 45 के जो गुणनखंड होंगे उन्हें लिखना पड़ेगा और 60 के जो गुणनखंड होंगे उन्हें लिखना पड़ेगा। आपको हम अगले वीडियो में गुणनखंड सिखाएंगे विस्तार से। अभी आप शॉर्टकट में समझिए कि आप गुणनखंड कैसे करेंगे। 45 है, ये लिख दिया 45। आप जानते हैं 45 3 से विभाजित हो जाएगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा।
तो 3 से विभाजित करिए, 3 15 हम 45, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5। तो क्या आ गया इसका गुणनखंड? 3 गुणित 3 गुणित 5, 3 त्रिक का 9 पच्चे 45। इसी तरह 60 का भी आप करेंगे तो 2 दूनी 4, तिहाई 12, पंचे 60। छोटी संख्याएं पहले लिखो, बड़ी संख्या आखिर में। अगर बड़ी संख्या पहले भी हो जाएगी, छोटी संख्या बाद में भी रहेगी तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपको आसानी होगी करने में, इसलिए छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में। अब यहां पर जो जो संख्याएं दोनों में मिल रही हैं उन संख्याओं को उतार लो। जैसे 3 यहां पे है, 3 यहां भी है, 1 3 उतार लिया, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, यहां, यानी जो जो संख्याएं कॉमन हैं, समान, समापवर्तक का मतलब होता है समान हो और अपवर्तक हो। तो अपवर्तक तो है ही, 3 45 का अपवर्तक है, यहां भी 3 60 का अपवर्तक है, तो समान अपवर्तक है। 5 भी 45 का अपवर्तक है, 60 का अपवर्तक है, तो समान अपवर्तक है। इसका मतलब अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 पचे 15, तो 15 एक ऐसी संख्या है जो समान अपवर्तक है, यानी 15 से 45 भी कटेगा, 15 से 60 भी कटेगा। ध्यान रहे 3 से भी और 5 से भी 45 और 60 कटेगा, लेकिन 3 महत्तम समापवर्तक नहीं होगी, 5 महत्तम समापवर्तक नहीं होगी, 15 महत्तम समापवर्तक होगी, क्योंकि 15 3 और 5 से बड़ी है। तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो दोनों की अपवर्तक हो। अगर 15 से भी कोई बड़ी हो जाए जिससे विभाजित हो ये, तो फिर वो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। जैसे एक यहीं पे सवाल देखते हैं, 20 और 30। 20 का गुणनखंड 2 दूनी 4 पंचे 20, 30 का 2 तिहाई 6 पंचे 30। दोनों में कॉमन क्या है? 2। यहां 3 है, ऊपर 3 नहीं है, 5 5 दोनों में है, 5 गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10। इसका मतलब 20 और 30 का महत्तम समापवर्तक 10 होगा, क्योंकि 10 से 20 और 30 दोनों विभाजित होता है। यह है आपका गुणनखंड विधि। अभी हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे, आप 1 सेकंड में लगा लेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, अभी आप समझिए कि महत्तम मतलब क्या होता है इसका। अब भाग विधि से भी देख लीजिए कि भाग विधि से भी यही आंसर आएगा, लेकिन लगाने का तरीका अलग होगा। ये सब हम आपको डिटेल में समझाएंगे, गुणनखंड आपको समझाएंगे विस्तार से। मुझे पता है कि गुणनखंड में बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं, तो गुणनखंड कैसे होगा बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको बहुत जबरदस्त जुगाड़ बताऊंगा, अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूं। अब समझिए, मतलब समझिए बस। अब मान लीजिए सवाल यही है, 45 और 60 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, 20 और 30 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। लेकिन गुणनखंड विधि से आप नहीं निकाल रहे हो, आप भाग विधि से निकाल रहे हो। तो भाग विधि बड़ी सरल है। भाग विधि में करना क्या होता है? भाग करना होता है बस। जो बड़ी संख्या है उसे बीच में लिख दो और छोटी संख्या को लिख दो बाहर, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे दो। यहां भी 30 बड़ी संख्या है, बीच में लिख दो, 20 छोटी संख्या है, बाहर लिख दो। ठीक है। अब देखिए 45 का 60 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 45 एकम 45, शेष कितना बचा? 15। यहां पे शेष आपको नहीं बचाना है, शेष अगर बच गया तो फिर से भाग करो, और अब यहां क्या लिखोगे? जिससे भाग हुआ है उसको लिखोगे। 15 तिया 45, शेष कुछ नहीं बचा, कट गया। तो अंत में किससे विभाजित हुआ? 15 से। जिससे अंत में विभाजित हो जाए वही महत्तम समापवर्तक आपका होगा। तो 45 और 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 15। इसी तरह यहां भी देख लो, 20 एकम 20, शेष कितना बचा? 10। फिर से भाग करो। अब यहां क्या लिखोगे? 20 लिखोगे। 10 दूना 20, यही कैंसिल हो गया। तो अंत में किससे विभाजित हुआ? 10 से। इसका मतलब 20 और 30 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 10। दोनों में 10 आ रहा है, गुणनखंड में भी भाग में भी। भाग बड़ा आसान होता है, लेकिन दिक्कत होती है जब बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम 3 संख्याओं का देख ले, तब आगे बढ़े, तब आपको हम ट्रिक बताएं जल्दी वाला। तीसरी सवाल या जो भी सवाल हो, मान लीजिए है 48, 72 और 32 का म स प ज्ञात करो। तो
चूज आप कर सकते हैं, चाहे भाग विधि चाहे गुणनखंड विधि। चलिए हम दोनों विधि से आपको लगा के दिखा देते हैं। पहले गुणनखंड विधि से 48, 72 और 32। देखो जरूरी नहीं है कि छोटी संख्या यहाँ ऊपर हो बड़ी संख्या नीचे, कोई कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बीच में भी हो सकता है, यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 48 का गुणनखंड करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। 72 का 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 तिरिक 72। ये सब बहुत टेंशन मत लीजिए, हम आपको बताएंगे जुगाड़, आप भी कर लेंगे ऐसे ही। 32 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब महत्तम समापवर्तक के लिए क्या करना है कि 3 संख्याएं हैं तो तीनों के जो गुणनखंड हैं उनमें समान कौन कौन है उसे आप यहां गुणा के रूप में उतार लीजिए। तो देखिए ये 2 समान है दोनों में, उतार लिया। ये 2 समान है दोनों में, उतार लिया। ये भी 2 समान है दोनों में, उतार लिया। इसके बाद यहां पे 2 है लेकिन बीच वाली में 2 कहीं नहीं है। अब नीचे बेशक है 2, 3 ठो 2 तो तीनों में थे, हमने उसको कॉपी कर लिया। लेकिन चौथा जो 2 है वो चौथा 2 तीसरे वाले में भी है लेकिन दूसरे में नहीं है, इसलिए इस 2 को नहीं लिखेंगे। 3 जो है वो इन दोनों में है लेकिन नीचे नहीं है। तो कहने का मतलब जितनी संख्याएं हैं सभी के गुणनखंड में जब कॉमन होगा ना तभी उतारेंगे, अन्यथा नहीं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 48 72 32 का महत्तम समापवर्तक हुआ 8। अब इसी को अगर हम भाग विधि से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है आप उसको बीच में लिख दीजिए और उससे जो छोटी संख्या है उससे भाग दे दीजिए। थोड़ा सा यहीं पे आपको ध्यान देना है, सबसे बड़ी जो संख्या है उसको यहां बीच में लिखना है, उसके बाद जो उससे मतलब छोटी है जस्ट उसको लिखना है, और जो सबसे छोटी है उसको अभी आपको छोड़े रहना है पेंडिंग में। 48 का 72 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। 48 एक कम 48, 12 में से 8 गया 4, 6 में 4 गया 2, 24 शेष आया। अब आपको फिर से ऐसे कर देना है और यहाँ पे क्या लिख देना है? 48, ये वाला। 24 दूना 48, कट गया। अब क्या करेंगे? ये जो 24 आ गया आपका, इस 24 से आप फिर से भाग देंगे, किसमें? जो बची हुई संख्या है उसमें। अगर 2 ही संख्या होती 48 और 72 तो इसका महत्तम समापवर्तक आ गया था 24 होता। एक संख्या और है 32, तो इस 24 को एक बार और लिखेंगे और इस 32 को लिख के भाग करेंगे। 24 एकम 24, 12 में 4 गया 8, 8 शेष बचा। फिर से ऐसे कर दीजिए, यहाँ लिखिए 24, 8 तिरिक 24, कट गया। किससे कटा? 8 से। तो इसका मतलब अंत में सारी संख्याएं 8 से कट जाएंगी, तो 8 ही इसका महत्तम समापवर्तक हुआ। ऐसे ही 4 संख्या हो 5 संख्या हो तब भी बारी बारी से आप भाग करके कर लीजिए या फिर गुणनखंड से करिए। अब मुझे लगता है कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे आप शॉर्टकट में लगाएंगे बिना पेन चलाए। मौखिक ही कैसे कर लेंगे? देखिए, मौखिक बिना पेन चलाए अगर आपको करना है तो आपको कम से कम 20 तक टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसीलिए बचपन में ही खूब टेबल पढ़ाया जाता है। 20 तक आपको टेबल मैं उम्मीद करता हूं याद ही होगा। अगर इससे भी ज़्यादा याद कर सकें 25 तक 30 तक तो और अच्छी बात है। अगर आप 30 तक पहाड़ा याद कर लें, टेबल याद कर लें, तो मुझे लगता है कि महत्तम समापवर्तक की 99% सवालें इसी के अंदर रहती हैं। 75% सवाल 20 के अंदर, बाकी 24% और जोड़ लीजिए 30 तक। तो 30 तक हो सके तो पहाड़ा याद कर लीजिए, तब आपको 100% पेन नहीं चलाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सवाल है 48 72 32 का महत्तम समापवर्तक बताओ। अब आप समझ गए हैं कि हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है जिसके पहाड़ा में ये तीनों आता हो। बस तुरंत आप 8 कर देंगे, क्योंकि 8 के पहाड़ा में ये तीनों आता है। 8 छंग 48, 8 9 72, 8 चौक 32। अगर आप सोचते हैं कि 4 के भी पहाड़ा में आएगा तो सही सोच रहे हैं, 4 से भी 48 कट जाएगा, 12 चौक 48, 18 चौक 72 और 8 चौक 32। लेकिन 8 बड़ी से बड़ी संख्या है
तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, छोटी संख्या नहीं। जैसे कहा जाए कि 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक होगा 4। 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक 2 नहीं होगा। भले 2 से 8 भी कट रहा है, 2 से 12 भी कट रहा है, लेकिन 2 से बड़ी संख्या कौन है, 4, और 4 से दोनों कट रहा है। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो महत्तम समापवर्तक हो गया 4। अब देखिए 8 और 16 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 8 और 16 का महत्तम समापवर्तक होगा 8। पूछिए कैसे? 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका पहाड़ा पढ़ने पर ये दोनों आएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब आपको हम एक बहुत मजेदार बात बताने जा रहे हैं। देखिए, जब केवल 2 संख्याएं दी गई हों, ध्यान से सुनिएगा, जब केवल 2 संख्याएं दी गई हों और उनका महत्तम समापवर्तक निकालना हो, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि जो छोटी संख्या है क्या उससे बड़ी वाली विभाजित हो रही है क्या। अगर छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली विभाजित हो जाए, चाहे 2 बार में, चाहे 3 बार में, चाहे जितनी बार में, बस विभाजित अगर हो जाएगी तो वही संख्या ही महत्तम हो जाएगी। जैसे 12 और 24 में कहा जाए महत्तम बताओ, तो 12 होगा, क्योंकि 12 से 24, समझ में आ रही है बात। अगर आपसे कहा जाए कि 30 और 90 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो आप बताएंगे 30 डायरेक्ट, क्योंकि 30 से 90 विभाजित हो रहा। तो यहां एक बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए एक संख्या और लिख दें, अब कहें कि 30, 90 और 60 का महत्तम क्या होगा, तब भी 30 ही होगा, क्योंकि इस छोटी वाली संख्या से ये दोनों विभाजित हो रही हैं, तो 30 ही महत्तम समापवर्तक होगा। चलिए और देखते हैं 15 और 20 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो अब 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 से 20 डायरेक्ट विभाजित नहीं होगा। हाँ, 15 30 अगर होता तो 15 और 30 का महत्तम समापवर्तक 15 हो जाता। तो जब छोटी वाली से बड़ी वाली विभाजित ना हो, तब जो महत्तम समापवर्तक होगा वो छोटी वाली से भी कम आएगा। ध्यान रखिएगा, कुछ बातें ना ध्यान रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप अपने से ही स्पष्ट कर लेंगे कि हमारा सवाल, मतलब हमारी सवाल जो लगाए हैं वो गलत है कि सही। छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात क्या ध्यान रखना है, हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिए कि जब 2 ही संख्या हो और छोटी वाली से बड़ी वाली विभाजित हो रही हो, तो छोटी वाली ही महत्तम हो जाती है, महत्तम समापवर्तक। ऐसे ही 3 संख्या है तब भी, 4 संख्या है तब भी। लेकिन छोटी वाली से बड़ी वाली अगर विभाजित नहीं हो रही है, तो महत्तम समापवर्तक जो है वो जो छोटी वाली संख्या है उससे छोटी ही रहेगी। नाम महत्तम है लेकिन संख्या उससे छोटी रहेगी। इससे यह होगा कि मान लीजिए भूल से आपका महत्तम समापवर्तक आ गया 20, 15 और 20 का मान लीजिए जल्दबाजी में आपने निकाला और महत्तम समापवर्तक आ गया 20 और आप आगे बढ़ गए, तो गलत हो जाएगा। लेकिन जब आप बात ध्यान में रहेगी कि जो छोटी संख्या है कभी भी उससे बड़ा महत्तम आ ही नहीं सकता, तो ये छोटी वाली से बड़ा कैसे आ गया, इसका मतलब हम सवाल गलत लगाए हैं। जैसे मान लीजिए 70, 80, 90, 100, 110 कुछ भी, अब कहा जाए इन पांचों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, आपने जल्दबाजी में लगाया और आ गया 80, तो ये 100% गलत हो गया, क्योंकि इन पांचों में जो सबसे छोटी संख्या है 70, महत्तम समापवर्तक कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, उसके बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा, जब उससे सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी तब। अगर उससे सभी संख्याएं विभाजित नहीं हो रही हैं तो फिर महत्तम समापवर्तक उस संख्या से छोटा आएगा, यानी 70 से कम आएगा। 70 से बड़ा आ गया तो गलत, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत जान जाइए गलत है। इसका महत्तम समापवर्तक क्या आएगा, 10, क्योंकि 10 से ये पांचों विभाजित हो जाएंगे। 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90, तो ये 10 देखो इससे कम आया ना। बात समझ में आ रही है। और आगे बढ़ें,
और आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, समझ जाएंगे और अच्छे से। हम आपके सामने दो सवाल ऐसे रख रहे हैं महत्तम समापवर्तक की, जिसे बिना लगाए ही आप जान जाएंगे इसका उत्तर क्या होगा, लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। एक बहुत सिंपल सवाल है, मान लीजिए परीक्षा में आ गई है, ये 1 सेकंड की सवाल है, लेकिन अगर आप टेक्निक नहीं जानते रहेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहेंगे, तो इसको लगाने में आप 1-2 मिनट खर्च कर देंगे, है ना। आप क्या करेंगे, सवाल है 60, 30, 15 का महत्तम समापवर्तक बताओ, इनमें से कौन होगा, तो आप कॉपी में लगाने लगेंगे तो 15-20 सेकंड या 1 मिनट लग जाएगा ना, उत्तर यही होगा, लेकिन समय तो लग गया। लेकिन ये ऐसी सवाल है जो बिना लगाए ही आ जाएगी। कैसे, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। देखो 60, 30, 15 का महत्तम समापवर्तक कह रहा है, आप जान गए हैं कि जो इनमें से सबसे छोटी संख्या है, महत्तम समापवर्तक कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पर 15 जो सबसे छोटी संख्या है, इससे बड़ा ये भी है तो ये नहीं होगा, इससे बड़ा ये भी है ये नहीं होगा, इससे बड़ा ये भी है ये नहीं होगा, तो बचा कौन, सिंगल अकेला यही बचा, तो यही होगा। अब लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक इसी तरह से मान लीजिए अगर कह दिया जाए 60, 72, 84 का मस इनमें से कौन होगा, 15 होगा ही नहीं। देखो पहले तो ये देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है, 60, तो यहां पे जो आंसर दिया है वो 60 से सभी छोटा है। इसका मतलब इन तीनों में कोई भी हो सकता है। इसका मतलब अब हम जांच करेंगे, अब आपको जांच करनी है। तो 15 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 15 से केवल 60 विभाजित हो रहा है, 72 हो ही नहीं रहा है। महत्तम से तो तीनों विभाजित होगा ना, ये नहीं होगा। 20 से केवल 60 विभाजित हो रहा है, 72 हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब 20 भी नहीं होगा। 12 से 60 भी विभाजित हो रहा है, 72 भी, कैसे, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, तो यही 12 होगा। मान लीजिए यहां नाट के स्थान पे हमने लिख दिया है 9, तो ये 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 से 60 विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जब भी महत्तम समापवर्तक आपको दिया जाए, आप डायरेक्ट सवाल नहीं लगाएंगे, आप पहले वो देखेंगे नियम से ही काम बन जाएगा। नियम से काम नहीं बना तब आप मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल वाला करेंगे, टेबल से भी ना समझ में आए ना, तब आप जाके सवाल लगाइएगा, और 90% केस में आपका इसी में काम हो जाएगा, आगे आपको जाना नहीं पड़ेगा। चलिए 2 सवाल और दे करके फिर आपको होमवर्क देते हैं। 100, 120 और 90, इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़ा में ये तीनों आ जाए, 10 के पहाड़ा में तीनों आ जाएगा, 10 9 90, 10 12 हम 120, 10 दहाई 100, आ गया ना। देखिए 12, 18 और 27, इन तीनों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। सबसे छोटी संख्या 12 से ये तीनों विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब 12 नहीं होगा, 12 से छोटा होगा। 12 से छोटी की संख्या कौन है, एक तो 3 है, 3 से विभाजित हो रहा है सभी, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 9 27। 3 के बाद हम अगर देखते हैं 6, तो 6 से ये दोनों हो रहा है विभाजित, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, लेकिन 27 नहीं हो रहा है। डायरेक्ट पहुंचिए 9 के पास, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, और 9 से 12 विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब 9 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 3, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 9 27। ठीक है, ऐसे ही आपको चेक कर लेना है जल्दी से। इसके लिए बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और खूब अच्छे से आपको टेबल आना चाहिए। टेबल खूब अच्छे से आता रहेगा तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अब आपको लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे कि आप यहाँ लिखिए 12, 2 दूना 4 तिहाई 12, 18, 2 तिहाई 6 तिहाई 18, 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27,
ये नहीं करना है कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 हमने उतार लिया, यही महत्तम समापवर्तक है। ये करने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से टेबल पता है और महत्तम समापवर्तक का कॉन्सेप्ट पता है। तो आज हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया अपवर्तक क्या होता है, उसके बाद बताया अपवर्त क्या होता है। अपवर्त की आवश्यकता पड़ेगी लघुत्तम समापवर्त में, ठीक। उसके बाद आपको बताया हमने महत्तम समापवर्तक क्या होता है, कैसे निकलता है, गुणनखंड विधि से निकलता है, भाग विधि से निकलता है। दोनों विधियों से हमने लगा के दिखाया आपको। फिर उसके बाद आपको बताया कि कैसे जल्दी से आप महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे बिना लगाए ही। अब आपके लिए एक होमवर्क है, इन दोनों सवालों को लगा के जवाब दीजिए। लेकिन इसके पहले हमने एक सवाल पूछी थी, पहले उसका जवाब दे दें आपको। सामान 70 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है, तो कितना % लाभ हो रहा है? ये सवाल आपको लाभ और हानि के चैप्टर में हम खूब डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन दरअसल अपने कॉमन सेंस से भी अगर आप समझेंगे ना तो ये सवाल महासरल है। 70 रुपए में जब बेचता है तो उसे 20 रुपए का लाभ होता है। 70 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ हो रहा है। मुझे आप बताओ, आप कोई सामान जब 70 रुपए में बेच देते हो और घर पे आके बताते हो कि मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ, तो वो फायदा कैसे निकला? वो फायदा निकला 70 में 20 घटाकर, मतलब 50 रुपए का सामान आपने खरीदा था और 20 रुपए का आपने लाभ लिया, तो 70 में बिक गया। तो तभी तो कह रहे हैं ना कि 70 में बेचने पर 20 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि सामान का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो कितना है? 50 रुपए। अब आपको लाभ का % निकालना है। आपको 50 रुपए में 20 रुपए का लाभ हो रहा है, तो आप भिन्न बना देंगे 20/50। इस 70 का कोई काम नहीं। 50 रुपए में 20 रुपए का लाभ, तो 20/50। अब भिन्न बन गया, % निकालने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए। 50 दूना 100, 20 दूना 40, तो आंसर क्या आ गया? 40%। 70 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 40% का लाभ हो रहा है। जिन लोगों ने लगाया है उनको बहुत बहुत बधाई। आज जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है, इसका आप आंसर दीजिए। उसके बाद फिर कल लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का मिला हुआ रूप पढ़ा करके फिर परीक्षाओं में जिस प्रकार से सवाल आती है उसकी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।